चंद्रशेखर आज़ाद जी को अनकंडीशनली बहन जी के पास जाना चाहिए अनकंडीशनली, और उनकी बात माननी चाहिए अगर वो बहुजन समाज के बारे में सीरियस हैं तो। क्या बहन जी मिल पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी हैं ना वो, उम्र में बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में बड़ी हैं, कोई इज्जत नहीं चली जाएगी। और उन चंद्रशेखर की बहन जी की? चंद्रशेखर जी की तो चंद्रशेखर तो कह रहे हैं मैं तो मिलना कह रहे हैं ना, फोन भी कर रहा हूँ। फ़ोन ही कर रहे हैं, बस जाएं ऑफिस के बाहर बैठे। ये बहानेबाजी नहीं, गोलीबाजी नहीं, सब बहुजन समाज की जेन्युइन जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी वो सब खत्म की जाएंगी। और ये बात बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर साहब को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्यों खत्म की जाएंगी? क्योंकि ये वो कितने भी बुरे हो जाएं ये लोग हमारे वाले, लेकिन वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मनुवादी नहीं हो सकते ना। तो वो किसी भी हालत में कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए उनको मारेंगे ही, आज नहीं तो कल मारेंगे मनुवादियों ने। जिस आंदोलनों से निकल के आए वो आंदोलन के लिए सड़क पे आ जाएं, 1 ही मिनट लगेगा, 1 ही मिनट। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अभी भी। वो सिक्योरिटी जिसको मिलती है वो आरएसएस का एजेंट है। ये फॉर्मूले हैं, इसको हमें मानना पड़ेगा। और मायावती को सिक्योरिटी मिली आरएसएस के एजेंट है? आज मिली है, उन्हें आज मिली है। तो चंद्रशेखर आरएसएस के एजेंट? फिर वही मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मैं फार्मूला बता रहा हूँ आपको। आप मनुवादियों को ये बताइए, कोई भी हमारा अम्बेडकरवादी होगा वो उसकी सुरक्षा के लिए बेकरार होंगे, परेशान होंगे, या चाहेंगे कि ये मरी जाएं किसी तरीके से? ये फार्मूले हैं, साइंस है। इसको आप उदाहरण देने का टाइम अभी नहीं आया है, उदाहरण दे के भी बताए जाएंगे, लेकिन अभी मुझसे उदाहरण तो आप और साइंस पूछे। दलित या बहुजन ओबीसी नेता उनको सिक्योरिटी ना मिले, सुरक्षा ना मिले, उन पर हमले होते रहे? मिले, लेकिन अदालत के माध्यम से या कोई अपनी सरकार आए वो दे, तब समझ में आता है ना जेन्युइनली सिक्योरिटी दी जा रही है। पर नेताओं की सुरक्षा तो गृह मंत्रालय के अंडर होती है। गृह मंत्रालय तो चाहेंगे कि हमारे अच्छे नेता सुरक्षित रहें या ना सुरक्षित रहें, ये सोच लीजिए आप। ये साइंस है, ये किसी का नाम लेके अभी मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये साइंस, लॉजिक और उदाहरण है। इसमें जब तक आप नहीं करो, और ये मेरा ओपिनियन है, ज़रूरी नहीं है सही हो, मैं तो लॉजिक देता हूँ। लोग सोचें, आज नहीं तो कल लोग रियलाइज़ करते हैं कि हाँ बहुत सारी बातें मेरी सही होती हैं, तो शायद ये भी सही होगी। आप उसके आगे तीसरी बात यह है कि वैभव बढ़ जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ जाती हैं, बड़ी बड़ी और घर हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये सब इस बात की तरफ इशारा करते हैं। ये मेरा मानना है कि ये कहीं ना कहीं आरएसएस के द्वारा मैनिपुलेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप हो गई। और ये सब उदाहरण है जिसको देखना चाहिए, और इसका तोड़ क्या है। और हाँ, सिर्फ ये बात सही है कि अभी मैंने सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब का ही नाम लिया है, क्योंकि वो इस फील्ड में सबसे सीनियर हो गए हैं, तो सीनियर से जूनियर की तरफ बढ़ना चाहिए ना। असदुद्दीन ओवैसी साहब सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसे चुराए हैं, सबसे ज़्यादा उन्होंने नुकसान किया है मुस्लिम समाज का भी, और आरएसएस को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाने। नुकसान किया मुस्लिम समाज का उन्होंने? वो तो आवाज़ उठाते हैं, देख। हाँ, आवाज़ उठाना ही नुकसान होता है, आवाज़ उठा के और कुछ करना ना फॉलो अप में, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। आवाज़ उठाने के लिए तो कवि हैं, शायर हैं। ओवैसी साहब ने जो वहाँ पे नज़र आता है तेलंगाना वक्फ बोर्ड में, खुद हैदराबाद में 2200 एकड़ के करीब लैंड जो है दिखा रही है, और उसमें से 1700 एकड़ एनक्रोच्ड है। पिछले 25 साल से उनका वर्चस्व है वक्फ बोर्ड पे वहाँ पे तेलंगाना के, और उससे पहले आंध्रा के, क्योंकि वही मुस्लिम उनके घर के मेंबर्स ही ज़्यादातर रहते थे उस पर। तो अब लाखों करोड़ रुपए उसमें से चोरी हुए हैं वक्फ बोर्डों में से। उसमें से एक हॉस्पिटल, और उसका भी हॉस्पिटल जाके आप ज़रा उनकी हालत देख लीजिए, बता दीजिए। क्यों नहीं जेल भिजवाया आपने फिर? नहीं, आ रहा है ना नंबर सबका आएगा, बचेगा कोई नहीं। अब आप पूछ रहे थे कि मैं बहुजनों के पीछे पड़ गया हूँ। बहुजन नेताओं से है आपकी लड़ाई या फिर दूसरों से? हमारी लड़ाई जो है ना मनुवाद से, हमारा संघर्ष मनुवाद के खिलाफ है, और उस मनुवाद को समाप्त करने के लिए, यानी कि इंसान जो बराबर नहीं समझती, ऐसी मानसिकता को कमज़ोर और समाप्त करने के लिए हमारे रास्ते में जो रुकावटें आएंगी वो हमें ओवरकम करनी पड़ेंगी, उन्हें जीतना पड़ेगा। आप पे भी लगता है कि आप भी अकेला चलना चाहते हैं, किसी को साथ लेकर नहीं चलना चाहते, आपके साथ ही सब छोड़ के चले जाते हैं आप? मेरा साथ छोड़ के जाते हैं या मैं किसी का साथ छोड़ता हूँ, ये है महत्वपूर्ण सा। मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। मेरे जिस भी लोगों के साथ मैंने साथ दिया वो मेरे से हाथ छुड़ा के जाते हैं, और मैं समझ सकता हूँ क्या क्या वजूहत होती हैं उसकी, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता उसमें। लेकिन मैंने अपने बचपन से एक भी साथी को नहीं छोड़ा है। बहुत से लोग मुझे छोड़ के जाते हैं क्योंकि मेरी रास्ता थोड़ा कठिन होता है, उस मुश्किल को झेल नहीं पाते, ऐसा मैं मानता हूँ। सभी तो गलत नहीं हो सकते ना? मैंने कब कहा सभी गलत है? आज मैं खड़ा हूँ ना, अभी तो अपने साथियों के बल पे ही तो खड़ा हूँ, वरना मेरे साथ कौन है अपने। लेकिन ये नहीं होगा
कि मैं भी वही काम करने लगूं, कि मैं सिर्फ बातों के लिए काम करने लगूं, रिजल्ट लाने के लिए काम ना करूं। मैं यही कहता हूं ना, मुझसे भी आज सवाल कर रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है सवाल कर रहे हैं, मुझसे रिजल्ट पूछिए कि आपने कुछ रिजल्ट लाया, और यही सवाल आप सबसे पूछिए। जो लोग नेता बने हमारे लोगों की पीड़ाओं पे, उन्होंने उन केसेस को हल किया नहीं किया। अब यही सवाल आप मुझसे पूछिए, यही टेस्ट है। आपके पुराने साथी थे, कंधे से कंधा मिला के चलते थे, चंद्रशेखर, हमने आपको देखा है। अब क्या वजह हुई उनसे जो दूर हो गए? उनसे पूछिए, मैं तो दूर नहीं हुआ ना, वही दूर हो गए। क्यों दूर हो गए वो? उनसे पूछिए ना, मुझे क्या पता। अब किसी के मन के अंदर घुसने की शक्ति तो मेरे अंदर नहीं है, लेकिन मैं तो उनसे आज भी गुहार लगा रहा हूँ कि हाथरस की बच्ची का अब लड़ाई सिर्फ मेरे कंधों पे आ गई है, मुझे उनके साथ की आवश्यकता है। मैं तो ओवैसी साहब से भी कह रहा हूँ, मुझे एक वकील की, चंद्रशेखर साहब भी तो वकील हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, तो उनका वजन तो अदालतों में मुझसे कहीं ज़्यादा हो गया है, चंद्रशेखर साहब का भी और ओवैसी साहब का तो है ही, वो तो बड़े वकील भी हैं, बैरिस्टर भी हैं। तो वो आके मेरी अगर अदालतों में मदद करेंगे तो मैं अपने आप को बहुत ताकतवर महसूस। राजनीतिक रूप से चंद्रशेखर पर बहुजन समाज विश्वास करे? नहीं, ये तो देखिए, मैं फार्मूला दे रहा हूँ, आज एक नाम लेंगे, कल मैं एक नाम ले रहा हूँ ओवैसी साहब का, कल को किसी और के नाम आएंगे। फार्मूले बता रहा हूँ ना मैं, तो फार्मूले पे जो पूरा उतरेगा वो अच्छा नेता है, जो फार्मूले पे पूरा नहीं उतरेगा वो बुरा नेता है। और सबसे बड़ी बात यह है, सवाल पूछिए, जो सवालों से बचेगा वो बेईमान और चोर है। हाथरस की बच्ची का मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वक्त मेरी मदद करें वो। बहुजन समाज किस पे विश्वास करे राजनीति में? अपने ऊपर और अपने नेताओं का कॉलर पकड़ के रखने के ऊपर। अगर वो नेताओं का कॉलर नहीं पकड़ सकते अपने, तो कुछ नहीं होगा। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल पूछो, कड़वे सवाल पूछो कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, इतने मुद्दे तुमने उठाए, उनका क्या किया। मैंने जैसे अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं, IIT का मैंने मुद्दा उठाया, आज वो एक यहाँ संगम विहार में मुस्लिम बच्ची का था, सब लोग भूल गए ना उसे, एक टाइम पे बहुत हो रहा था, अब पूरे देश के सारे मुसलमान भूल गए ना उसे। मैं आज भी वो केस करके सुप्रीम कोर्ट से आया हूँ, इसीलिए यहाँ मैं 1 बजे आया हूँ और मुझे वापस जाना है। क्यों? क्योंकि दिल्ली दंगों के केसेस के लिए मुझे करकटडुमा जाना है, 30,000 जाना है। तो मैं अगर अपने एक काम का ब्यौरा दे सकता हूँ, तो जो लोग इतने बड़ी बड़ी जगहों पे बैठे हुए अपने कामों का ब्यौरा क्यों नहीं दे सकते? जो विचारधारा आपकी, जो बात आप करते थे, अब तो वो कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी कर रही है, बीजेपी कर रही है, तो फिर आपकी क्या जरूरत है समाज को, बताइए। नहीं, अभी बात कर रहे हैं ना, जब वो काम भी करने लगेंगे काम भी तब हमारी जरूरत, बीजेपी तो फिर हमारी जरूरत नहीं रहे। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, बीजेपी तो मनुवादी मानसिकता का ही साइड है ना। तो सर आपकी जरूरत कहाँ है समाज को? देखिए बसपा खत्म हो गई, कहीं कोई पार्टी नजर आ रही है? नहीं, सब पार्टियां खत्म कर दी, देखिए कौन सब बहुजन समाज की जेन्युइन जितनी बड़ी बड़ी पार्टीज होंगी वो सब खत्म की जाएंगी। और ये बात बहन मायावती जी को और चंद्रशेखर साहब को अच्छे से समझ लेनी चाहिए। क्यों खत्म की जाएंगी? क्योंकि ये वो कितने भी बुरे हो जाएं ये लोग हमारे वाले, लेकिन वो पूरी तरीके से मानसिक रूप से मनुवादी नहीं हो सकते ना। तो वो किसी भी हालत में कितना भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको मारेंगे ही, आज नहीं तो कल मारेंगे मनुवादियों ने। वो उनके फॉर्मूले में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बाबा साहब उनके मन में तो है ही ना, भले ही उनको कितना भी दबा लें बाबा साहब को, मन में तो रहेंगे ना। और यही दुश्मनी है, तो इसीलिए पार्टियां ऊपर कैसे आएंगी? क्या है कोई? 1 मिनट में ऊपर आ जाएंगी, कैसे? 1 मिनट लगेगा। जिस आंदोलनों से निकल के आए वो आंदोलन के लिए सड़क पे आ जाएं, 1 ही मिनट लगेगा, 1 ही मिनट। बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती अभी भी। अरे अभी तो सर पहले मुख्यमंत्री की मैं क्या कह रहा हूँ, ये तो दवाई है, जो संविधान की बाबा साहब की दवाई है। खाओगे तो सबसे तगड़े एथलीट बन जाओगे, नहीं खाओगे तो जब एथलीट ही सबसे तगड़े नहीं है तो पीछे ही रहोगे। ये तो दवाई की बात है। अगर खा लेंगे दवाई, उनके फॉर्मूले पे चलने लगेंगे, तो यूपी का सीएम तो बहुत छोटी बात है, प्रधानमंत्री बनेंगे। दिल्ली चुनाव में आप ओबीसी का भी विरोध कर रहे हैं, चंद्रशेखर का भी, बसपा भी, तो फिर वोट किसको दें? अभी तो जो सबसे कम बेईमान है उसी को देना पड़ेगा। कौन है सबसे कम बेईमान? अब ये मैं नहीं बताना चाहता, मेरा फार्मूला मैं नहीं बीजेपी आदमी पार्टी का तो आप ऐसे विरोध करते हैं। देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, आरएसएस और उस समय जनसंघ में नहीं जाना है। उन्होंने भी तो इसी मुश्किल हालात में ये फैसला किया होगा, वही फैसला आज हमारे साथ है। इनके साथ तो जाना ही नहीं ना, ये हमारी फील्ड में है ही नहीं, इनको तो देखना ही नहीं है ना, आरएसएस और बीजेपी को देखना ही नहीं है। उसके बाद जिस कैंडिडेट को ये समझते हैं लोग कि उसका कॉलर पकड़ के वो अपना काम करा पाएंगे, कॉलर पकड़ के, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, उसको वोट दें। राहुल गांधी ने 2 दिन पहले किया है कि पिछड़ों के, दलितों के साथ कांग्रेस ने 90 के बाद से कोई सही रवैया नहीं अपनाया है। उससे पहले का कारण है कि आज कांग्रेस यहाँ तक पहुँच गई है। उससे पहले भी नहीं उठाया है। मैं उनको अभी थोड़ी उनको, हालांकि वो बहुत बहादुरी का काम कर रहे हैं और मैं उनकी तारीफ़ करने से भी नहीं हिचकता इस बात के लिए। उन्होंने जो
जो उनकी पार्टी की, जो उनके पूरे इकोसिस्टम की जो लाइन थी, वो हिम्मत दिखाई है उसके खिलाफ बोलने की, उस लाइन को बदलने की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम, हालांकि अभी सबसे बड़ा नाम नहीं है कांग्रेस पार्टी में, अभी भी किसी और का ही है, लेकिन उन्होंने बड़ा नाम बनाने की जुर्रत दिखाई है। ये तारीफ़ के लायक है। चाहे कोई भी व्यक्ति अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ये काम उन्होंने किया है, और जो वो बोल रहे हैं अगर वो कर पाएंगे तो वो शायद कुछ कर पाएंगे, लेकिन असली सोल्यूशन वो नहीं होगा। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, असली सोल्यूशन वो होगा जो 100% अम्बेडकरवादी जब सरकार बनाएंगे, असली सोल्यूशन वो है। हाँ, कांग्रेस एक ट्रांजिशन पीरियड। अम्बेडकरवादी कौन है? दिन में अम्बेडकरवादी, शाम को तो आरती उतारते हैं ना सारे अम्बेडकरवादी जाके। नहीं, वो अम्बेडकरवादी का मतलब क्या होता है? संविधानवादी। किसी को डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मना किया था कि किसी धर्म का पालन ना करो आप? मना किया किसी को? बिल्कुल मना नहीं किया। यही तो बात है ना। अब आप अम्बेडकरवाद को सही तरीके से नहीं समझते। अगर किसी को शौक, जो अम्बेडकरवादी वो मंदिर भी जा सकता है। बिल्कुल अम्बेडकरवादी क्या, मैं क्या समझता हूँ, वो मस्जिद भी जा सकता है, मंदिर भी जा सकता है, गुरुद्वारे भी जा सकता है, बुद्ध विहार भी जा सकता है, रविदास मंदिर भी जा सकता है, सब जगह जा सकता है। तो लेकिन केजरीवाल फिर पक्का अम्बेडकरवादी है, इसका मतलब? नहीं, अभी ये एक फार्मूला है, लेकिन ये सब काम वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में करेगा। जैसे ही उसका दोहन पॉलिटिकल चीज़ के लिए करने लगता है, वो अम्बेडकरवादी नहीं रहता है। ख़त्म बात। अम्बेडकरवादी संविधानवादी है। संविधान इजाज़त देता है कि आप किसी भी मज़हब को मानो, दिखाओ कुछ कि मैं देखने में तो बुद्धिस्ट हूँ और करो कुछ और, ये भी इजाज़त बाबा साहब का संविधान देता है। अगर किसी को शौक़ है कि वो किसी की गुलामी करना चाहता है, तो ये आज़ादी भी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दी है कि हाँ तुम किसी भी धर्म को मानो, लेकिन किसी को ज़बरदस्ती आर्म ट्विस्ट करके या वेलफेयर स्कीम्स को इस तरीके से बना के कि फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक तुम एक पर्टिकुलर धर्म में नहीं आओगे, वो अम्बेडकरवाद नहीं है, वो फ्रॉड है। सर, दिल्ली में चुनाव है, कोई पार्टी नज़र ही नहीं आ रही अम्बेडकरवादियों की। बिल्कुल अम्बेडकरवाद का बिल्कुल ही दुश्मनी रखते हैं जिनसे, वो लेने लगे ना नाम। मैंने इसीलिए तो कहा ना, हम सेकंड स्टेज तक पहुंच चुके हैं। हाथ बढ़ाना है और जीत हमारे हाथ में है। अब आ गया है टाइम, अब इसको अमल में लाने की आवश्यकता है। बोलना तो पड़ रहा है ना कम से कम। जिस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की फ़ोटो नज़र नहीं आती थी कहीं, आज सबको बड़ी बड़ी लगानी पड़ रही है ना। ये हमारी सेमीफाइनल की जीत है, फाइनल बाकी है। चंद्रशेखर आज़ाद ने अभी कहा कि मैं बहन जी से मिलना चाहता हूँ और आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, क्या है इसके पीछे मकसद? चंद्रशेखर आज़ाद जी को अनकंडीशनली बहन जी के पास जाना चाहिए, अनकंडीशनली, और उनकी बात माननी चाहिए अगर वो बहुजन समाज के बारे में सीरियस हैं तो। क्या बहन जी मिल पाएंगे? मैं फिर कह रहा हूँ, बड़ी हैं ना वो, उम्र में बड़ी हैं, एक्सपीरियंस में बड़ी हैं, कोई इज्जत नहीं चली जाएगी। और उन चंद्रशेखर की बहन जी की? चंद्रशेखर जी की। तो चंद्रशेखर तो कह रहे हैं मैं तो मिलना कह रहे हैं ना, फोन भी कर रहा हूँ। फ़ोन ही कर रहे हैं, बस जाएं ऑफिस के बाहर बैठे। ये बहानेबाजी नहीं, गोलीबाजी नहीं। चंद्रशेखर साहब तो बड़े, मैंने तो उनको आंदोलनों में साथ देखा, करीब से जानते हैं। मैं कह रहा हूँ ना। तो अगर उन्हें कोई पुलिस पकड़ लेगी तो मैं अभी जिंदा हूँ ना। अब तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, जब नहीं थे, जब भी तो मैं था ना। तो आप चाहते हैं घर के बाहर जाके बैठ जाएं? बिल्कुल, हाथ जोड़ के बैठ जाएं कि आप मेरी बड़ी हो। हम लोगों को बैठ के बहुजन समाज के लिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान के लिए कुछ मिल के करना है। मेरी इच्छा है, पूरी हो ना हो ये तो उनके ऊपर है, वो बड़े नेता हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। इतने अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो आपके पैमाने पे अभी पूरे नहीं उतर पा रहे हैं हम, और कोशिश करेंगे। और ये अच्छी बात है कि अभी आप हमारे लोगों के काम से संतुष्ट नहीं हो, इसी तरीके से हमें मतलब टाइट लीश पे रखो और कोड़े मारते रहो तो अच्छा रहेगा। मगर ये आप देखेंगे कि एक दो तीन चीज़ों का तो इम्प्रूवमेंट हुई है। पहली कि अब जय भीम सबको बोलना पड़ रहा है, हालांकि कुछ अभी भी मिक्सचर करके बोल रहे हैं, लेकिन जय भीम तो सबको बोलना पड़ रहा है। ये एक डेवलपमेंट है, हालांकि इससे अभी हमारे हाथ कुछ ज़्यादा आ नहीं रहा है, ये भी मैं मानूंगा। दूसरा कि अभी जो हम लोगों का, अम्बेडकरवादियों का जो कहना है, इस देश में दो ही पक्ष हैं, एक अम्बेडकरवाद और एक मनुवाद। तो उसकी तरफ भी अब ढाई पक्ष रह गए हैं, मतलब दो होने की कगार पर हम लोग पहुंच चुके हैं। तो ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। तीसरी चीज़ जो है, जो हम लोग मानते हैं कि हमारा बड़ा जो उपलब्धि मानते हैं, कि सब लोगों को भारत के संविधान बचाने की चेष्टा के लिए कम से कम बोलना तो पड़ रहा है। तो अभी थियोरेटिकली बात तो कम से कम सही डायरेक्शन में बढ़ रही है अब आगे। इससे पहले तो बात भी गलत होती थी ना। पर सर, राजनीति तो खत्म ही होगी ना बहुजनों की? नहीं, अभी आने वाली है ना, अब शुरू हुई है। अब ये देखिए, ये पहला स्टेप है, जब सबको बात तो करनी पड़ रही है ना संविधान बाबा साहब की, फोकल पॉइंट अब बाबा साहब हो गए हैं, तो ये फर्स्ट राउंड है। आप नहीं, मंच भी करते हैं ना बाबा साहब की बात, तो वो
हाँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, ये अभी ज़बानी बात जमा खर्च है, बिल्कुल सही 100% बात आप कह रहे हो, ये अभी ज़बानी जमा खर्च हो रहा है। लेकिन पहले तो ज़बानी जमा खर्च भी नहीं था ना, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा नहीं था, हम लोग तो आपस में ये बातें करते रहते थे। लेकिन अब आपको क्या ये नहीं नज़र आ रहा कि जो हमारे मंचों से जैसे भाषण होते थे उसके कम से कम 60% तक तो जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके मंचों से भी हमसे मिलते जुलते 60% तक तो हो गए भाषण। तो अभी 40% और लड़ाई करनी है, वो थ्योरी होगी, वो भी थ्योरी होगी। उसके बाद हक और इंसाफ तो लड़के लेना पड़ेगा। उसके लिए हमारे बीच में जो रंगे हुए सियारे हैं, आज उसी पे सेमिनार था इतना बड़ा और मेरा भाषण भी उसी पर हुआ है। अब हमारे बीच में सिर्फ रंगे हुए सियार जो है ना, जो हरे रंग के सांप हैं हरी घास में, उनको आइडेंटिफाई करके बाहर निकालना है। जो किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सामने एकदम गुलामी की तरह एकदम जंप मार लेते हैं, पैरों में लेटने के लिए बिछे जाते हैं, उनको और आइडेंटिफाई करके साइडलाइन करना है। फिर मुद्दा अम्बेडकरवाद का होगा, मनुवाद वर्सेस अम्बेडकरवाद हो जाएगा। नहीं, हमने आइडेंटिफाई के लिए आज अपनी स्पीच में डिटेल बताया गया। पहली चीज़ तो ये कि हम सब जो भी व्यक्ति टेलीविज़न पे यानी कि क्रिमिनल मीडिया पे बड़े मुखरता से आता है, चाहे उसको गाली पड़ रही हो लेकिन मुखरता से आता है, कवर किया जाता है, वो आरएसएस का एजेंट है, पहली चीज़। फिर जिस किसी को भी सिक्योरिटी मिल जाती है,